हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी कृतिका भाग 2। और ये जो पुस्तक है इसका पाठ 3 है, मैं क्यों लिखता हूं। और इस निबंध, एक निबंध है ये, और इस निबंध के लेखक है अज्ञे, है ना। और हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये मध्य प्रदेश बोर्ड की नई पुस्तक प्रिंट हुई है, जिसमें पाठ 3 है, लेकिन जो पुरानी पुस्तकें हैं, साथ में अन्य राज्य के जो बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कृतिका के नाम से, उनमें 5वें नंबर पर है। और इसकी जो ये भी पुरानी पुस्तकें हैं कृतिका, इसमें भी 5वें पाठ के नाम से है, 5वें पाठ पर है ये, ठीक है। और नई पुस्तक में 3रे पाठ पे है, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले हर बार की तरह आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल ललित गुप्ता सर 560, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में विषय से संबंधित कोई भी जानकारी या व्याकरण से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए थी, मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप लोग मुझे इस पर फोन लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हम प्रश्न उत्तर की ओर, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, इस पाठ को। तो देखते हैं, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है ना। उनका मतलब है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। ऐसा क्यों? तो देखते हैं इसका उत्तर। अनुभव की तुलना में अनुभूति लेखक के हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी सहायता करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन का कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है ना। क्योंकि जब तक अनुभूति न जागे, लेखन का जो कार्य है वो करना संभव नहीं, क्योंकि ये सारा लेखन का कार्य अनुभूति से ही होता है। और क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। यही कारण है कि लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। लेखक जो है वो क्या करता है, अनुभूति को, लेखन के लिए अनुभूति को सबसे अधिक महत्व देता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये जापान में हुई एक बहुत ही मतलब एक दुर्घटना मान सकते हैं, या बहुत बुरी घटना हुई थी, जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराए गए। ये उसी के ऊपर आधारित ये निबंध है और अज्ञे ने उसी विषय पर ये निबंध लिखा है। तो हम देखते हैं, वो प्रश्न है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया, है ना। अब देखते हैं, जब लेखक ने उस पत्थर को देखा, जब वो जापान गए और वहां पर उन्होंने सारी परिस्थिति देखी, और जब उन्होंने उस पत्थर को देखा, है ना, जब उन्होंने उस पत्थर को देखा, है ना, किस पत्थर को देखा, जब वहां उन्होंने जापान, जिस पर रेडियोधर्मी किरणों की अमिट तस्वीर छप चुकी थी, है ना, रेडियोधर्मी किरणों की अमिट तस्वीर छप चुकी थी, तो उसे हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति हुई। हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति हुई। उस अनुभूति ने उसे हिरोशिमा का भोक्ता बना दिया। लेखक के भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति, है ना, स्वयं के अनुभव के साथ साथ, आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव कौन कौन से
हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। यह आत्मानुभूति, स्वयं के लिए अनुभव, स्वयं के लिए अनुभव लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, इस प्रकार है ना। पहला है आर्थिक लाभ की आकांक्षा। पहला क्या है, आर्थिक लाभ की आकांक्षा। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां। और तीसरा है संपादकों का आग्रह। और चौथा है विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। क्या होता है बाहरी, क्या क्या होती है इनको थोड़ा समझेंगे। आर्थिक लाभ की आकांक्षा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं की अनुभूति का बाहरी दबाव में, जब पैसों की कमी होती है, आर्थिक परिस्थिति ऐसी होती है, तो आर्थिक लाभ के लिए वो बाहरी दबाव में भी कुछ लिख देता है। सामाजिक परिस्थितियां, कई बार समाज में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि उन्हें मजबूरीवश कुछ लिखना पड़ता है। संपादकों का आग्रह, कई बार संपादक जो होते हैं वो आग्रह करते हैं और लेखक को कई बार दबाव में आकर भी लिखना पड़ता है। साथ में विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पक्ष के ही ऊपर अपने को दबाव के कारण उसी के पक्ष के आधार पर लिखना है, उसी के पक्ष में लिखना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आत्मानुभूति के साथ साथ वो बाहरी दबाव जो हैं ये इस तरह के हैं। अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न पर भी चलेंगे। तो हम चलते हैं अब हमारे चौथे प्रश्न के ऊपर। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पर। जो अज्ञे ने कविता लिखी थी हिरोशिमा पर, ठीक है। तो हिरोशिमा पर लिखी कविता में, कविता जो है लेखक के अंतर व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। जब उन्होंने कविता लिखी तो उन्हें आंतरिक भी दबाव था और बाहरी भी दबाव था, तो दोनों दबाव का परिणाम है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जो उन्हें कविता लिखी है तो उस कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो अज्ञे है उनको ये लिखते समय आंतरिक और बाहरी दो ही तरह से दबाव थे। तो ये हम कैसे कह सकते हैं या आप कैसे कह सकते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु इस ज्वलंत उदाहरण ने उसके हृदय में वो अनुभूति जगाई कि लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया, है ना। मतलब वो पहले ही अनुभव कर चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अनुभूति जगी जो कि लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। यह अनुभव उसका बाह्य दबाव था और अनुभूति उसका आंतरिक दबाव, है ना। ये जो अनुभव था उसका बाह्य दबाव था और जो उसके अनुभूति थी, उसकी अनुभूति थी वो आंतरिक दबाव थी, जो उसके प्रेरणा सूत्र बने और प्रेरणा सूत्र बनने के बाद बने और उस प्रेरणा ने कविता लिखने के लिए लेखक को प्रेरित किया, अज्ञे को प्रेरित किया। इस तरह से हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका दोनों पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी हुई और हम लोग अब इसके बाद व्याकरण और गद्य की अन्य विधाओं पर तथा अन्य कक्षाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर देखेंगे। और इस पूरी यात्रा के दौरान आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी पाठ में समस्या हो, समझ में ना आए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में ये मेरा मोबाइल नंबर है, लिख सकते हैं, मैं आपको हर बार बोलता रहता हूँ, ठीक है। और आप सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। सभी बच्चों को नमस्ते, धन्यवाद।